पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अंदर की खबर एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच लेके आए हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 सीटें जो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही हैं 2025 चुनाव से ठीक पहले। ये चारों सीटों पर लिटमस टेस्ट हो जाएगा बीजेपी का भी, जदयू का भी और एनडीए गठबंधन के घटक दल में जितने सारे नेता हैं उनका लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि अपनी ताकत कैसे दिखा रहे हैं, किसके वजह से कौन जीत रहा है। 2020 में इन सभी सीटों पर चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, और इन सीटों पर अब चूँकि यहाँ के विधायक जो हैं वो सांसदी का चुनाव लड़े हैं, तो इस वजह से ये सीटें खाली हो गई हैं। और यहाँ पर उम्मीदवार कौन जाएगा, जातीय समीकरण क्या है, कैसे इसे जीत पाया जाएगा, कैसे इसे भेजा जाएगा, इसको लेकर के मंथन शुरू हो गया है। अब से 2 दिन के बाद यानी 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन 4 सीटों के होने वाले उपचुनाव में 13 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो ये चारों सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं बिहार के लिए भी, और देश में नरेंद्र मोदी के सरकार के लिए बिहार में लिटमस टेस्ट जैसा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी कितनी ताकतवर है, कौन सीटें कौन कहां से दे रहा है, इसको लेकर के अभी से चर्चा जो है वो काफ़ी तेज हो चुका है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कहां से लड़ रहा है, किसकी सीटें कितनी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। तो बिहार में होने वाले 4 जगहों के जो चुनाव हैं इसको लेकर के तैयारी अभी से शुरू हो चुका है, और इन तैयारियों में जो चारों सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिहार में नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड कहे जाए या फिर बाकी के जो दल कहे जाए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इन 4 सीटों पर पता चलेगा। और 4 सीटों पर पता चलने के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी है। चलिए, बिहार में होने वाले इन 4 सीटों पर हम आपको बता देते हैं कि जातीय समीकरण के साथ साथ इन सीटों पर क्या मुकाबले हो सकते हैं। जनसुराज की जो पार्टी है, ये जनसुराज की पार्टी अपने एक उम्मीदवार को आज मैदान में उतार दिया है। ये उम्मीदवार जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, और ये लेफ्टिनेंट जनरल कितना कमाल तरारी में दिखा पाएंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी होगी कि आखिरकार कैसे जो जनसुराज की एंट्री हुई है, ये जनसुराज कैसे अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ पर जनसुराज के अलावा भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड कितना कारगर हो सकता है, कितना ज़्यादा ये मजबूत स्थिति में दिखाएंगे, अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, ये भी जो कहानी है ये भी पता चल जाएगा। तो ये इमामगंज विधानसभा सीट की अगर बातचीत करें 2020 की, तो जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, वो वहाँ से जीते थे। चूँकि अब ये केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, सांसद भी बन गए हैं। और इनसे लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, तो उदय नारायण चौधरी जो आरजेडी से थे, जो 62,000 वोट लेकर आए थे। इनसे लड़ाई में और कौन था, तो यहाँ पर कुमारी शोभा सिन्हा जो एलजेपी से थी। चूँकि चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार अलग लड़ी थी एनडीए गठबंधन से, तो इन्होंने भी 14,000 वोट प्राप्त किए थे। अगर वही बातचीत करें रामगढ़ विधानसभा की, तो रामगढ़ में सुधाकर सिंह चूँकि आरजेडी से अब ये सांसद हो चुके हैं, तो ये पिछली बार 58,000 वोट लेकर आए थे। इनके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी खड़ी थी, बीजेपी ने 56,000 वोट लाए थे। इसके अलावा इनसे लड़ाई लड़ने वाले अंबिका सिंह बीएसपी से थे, जो 57,000 वोट लेकर के आए थे। यानी कि यहाँ की लड़ाई रामगढ़ की, ये अगर देखा जाए तो बीएसपी वर्सेस आरजेडी हो गई थी। लेकिन अशोक सिंह जो बीजेपी से थे, जो 56,000 वोट लेकर के आए थे, ये भी कहीं ना कहीं लड़ाई दे रहे थे। तो इस बार रामगढ़ की सीट चूंकि बक्सर में
इस बार मिथिलेश तिवारी हारे हैं, तो शायद वहाँ पर वो जीत दर्ज कराना चाहेगी बीजेपी। तो बक्सर में हो सकता है कि बीजेपी किसी मजबूत कैंडिडेट को, जो रामगढ़ की सीट है विधानसभा की, वहाँ पर वो उतारे। अब कौन होगा, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हो पाया है। कई लोगों के नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा बेलागंज विधानसभा की बातचीत करें तो यहाँ पर सुरेंद्र यादव आरजेडी से थे और सुरेंद्र यादव भी इस बार चुनाव लड़े। इसके अलावा देखा जाए तो अभय कुशवाहा, चूंकि अभय कुशवाहा तो अब आरजेडी में आ गए हैं, तो अभय कुशवाहा सांसद बन गए हैं। जदयू से थे, 55,000 वोट लाए थे। रामाश्रय शर्मा एलजेपी से थे, 12,000 वोट इनको प्राप्त हुआ था। तो ये जदयू वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है बेलागंज की। अभी बेलागंज में कौन होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तरारी विधानसभा की बातचीत करते हैं। सुदामा प्रसाद माले से ये अब सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं ये, तो ये 73,000 वोट लेके आए थे, कुल मिलाकर के 74,000 देखा जाए। नरेंद्र पांडे जो थे उनके नाम की चर्चा फिर इस बार बढ़ी है कि इस बार बीजेपी इनको उतार सकता है। हालांकि पिछली बार वो निर्दलीय उतरे थे। इस बार ये चर्चा थी कि तरारी में जदयू या बीजेपी में से कोई अगर लड़ता है तो शायद नरेंद्र पांडे या उनके बेटे उतर सकते हैं। कौशल विद्यार्थी बीजेपी से पिछली बार थे और 13,000 वोट आया था। यानी कि नरेंद्र पांडे का जो था नाम और उनके जो वोट थे वो सबसे ज़्यादा वोट थे, चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि ऐसे ही किसी मजबूत कैंडिडेट को या तो नरेंद्र पांडे को दे दिया जाए या उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि अभी तक वो भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अंदर अंदर ये सब कुछ खबर चल रहा है। लेकिन तरारी में दिलचस्प मुकाबला ये है कि इस बार एक लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व में रहे हैं जनसुराज पार्टी जो है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, एसके सिंह को उतार दिया है। और ये माना जा रहा है कि एसके सिंह शायद वहाँ पर बीजेपी को डैमेज कर देंगे, क्योंकि ये जो तरारी विधानसभा का सीट रहा है ये बेहद दिलचस्प सीट है। तो इस पर हो सकता है कि जनसुराज अपनी ताकत दिखाए। हालांकि ये पूरी डैमेज अगर एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और जो रामगढ़ की सीट है, तो इन 3 सीटों पर अभी जनसुराज अपनी जो उम्मीदवारी है वो तय नहीं किया है। 1-2 दिन के अंदर में वो भी उम्मीदवारी तय कर दी जाएगी। आज ही हमने प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है, ये जनसुराज पार्टी ने अपने एसके सिंह को उतारा तो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। तो संभावित है, चूँकि वहाँ पर स्वर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर शायद स्वर्णों का वोट जो है बीजेपी का कटेगा, प्रशांत किशोर काट ले जाएंगे। तो वहाँ पर 2 लोगों के बीच की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाता है। तो ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर अपनी ताकत देखते हुए वहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 4 विधानसभा सीटों पर 12 महीनों के लिए जो विधायक बनेंगे, ये भी विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो ये हो सकता है कि ये 4 सीट जो है बेहद दिलचस्प सीट है और इन सीट पर लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर की होती हुई दिख रही है। ये लिटमस टेस्ट है बिहार एनडीए के लिए भी, ये लिटमस टेस्ट है महागठबंधन के लिए भी। तेजस्वी यादव ने इसी बीच अपनी यात्रा जो है वो बीच में स्थगित कर दी, चूँकि उपचुनाव है और बहुत सारे आरजेडी को ये लग रहा था कि ये उपचुनाव है तो हम जीती जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, तेजस्वी यादव ने यात्रा अपनी बीच में ही रोक दी। ये इनका आज से यात्रा शुरू हो रहा था और लगभग 10 दिनों की ये यात्रा थी। इसमें जमुई से लेकर के बांका और जो तमाम क्षेत्र थे उस क्षेत्र में तेजस्वी घूमते हुए आते, लेकिन चूंकि उपचुनाव है और प्रशांत किशोर की एंट्री होते ही तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। और जैसे ही वो बैकफुट पर आते हैं, ये तय हो गया है कि प्रशांत किशोर अपनी ताकत तरारी में दिखा सकते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर कौन से और बाकी उम्मीदवारों को उतारते हैं। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में पीके की एंट्री से बाकी गठबंधनों में बेचैनी जरूर बढ़ी है। अंदर की खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।